सोचिए, अगर आपको हिंदी का बिल्कुल पहला उपन्यास पढ़ने को मिले तो वो कैसा होगा। क्या वो सिर्फ एक पुरानी किताब होगी या फिर 1870 के दशक के भारतीय समाज का एक जीता जागता आईना। जी हाँ, आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक मील के पत्थर की, देवरानी जेठानी की कहानी। हम इस किताब के पन्नों में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस उपन्यास के बारे में जानेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, उसके बाद कहानी के पारिवारिक संघर्ष और दिलचस्प किरदारों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये समाज के पुनर्जागरण से कैसे जुड़ा है और आखिर में इसकी अनोखी भाषा और महत्व पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, हिंदी का प्रथम उपन्यास। पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखी गई देवरानी जेठानी की कहानी दिखने में भले ही एक बहुत ही साधारण सी किताब लगे, लेकिन इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रसिद्ध साहित्यक विद्वान गोपाल राय जी ने बाकायदा इस कृति को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला उपन्यास माना है। मतलब यहीं से हिंदी में नॉवेल लिखने की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं भाग 2 पर, इस किताब की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किसी भी किताब की गहराई को समझने के लिए उसके लिखे जाने के समय को समझना बहुत जरूरी होता है। तो बात है पंडित गौरी दत्त जी की। इनका जन्म 1836 में लुधियाना में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने में लगा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी की और उसी मेरठ शहर में साल 1870 में ये महान उपन्यास पहली बार दुनिया के सामने आया। 1906 में गौरी दत्त जी का निधन तो हो गया, लेकिन अपनी इस किताब के जरिए वो हमेशा के लिए अमर हो गए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये किताब पहली बार छपी तो इसकी कितनी प्रतियां निकाली गई? सिर्फ 500। जी हाँ, मेरठ के कारखाना जीआई लिथो प्रेस में इसका पहला प्रिंट रन मात्र 500 कॉपियों का था। आज जहां रातों रात लाखों किताबें छप जाती हैं, उस दौर में ये 500 कॉपियां ही एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और अगर मैं आपसे इसकी कीमत पूछूं, 1870 में आम जनता के लिए इस किताब की एक कॉपी की कीमत रखी गई थी ठीक 12 आने। सोच कर देखिए, महज 12 आने में उस वक्त लोग एक ऐसा साहित्य खरीद रहे थे जो पूरे समाज की सोच को झकझोरने वाला था। इस किताब का असर इतना जबरदस्त था कि उस जमाने के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिस्टर एम कॉम्पसन इससे बेहद प्रभावित हुए। इतने प्रभावित कि उन्होंने 24 जून 1870 को पंडित गौरी दत्त जी को इनाम के तौर पर 100 रुपए दिए। अब 1870 के 100 रुपए, आप समझ ही सकते हैं कि वो कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ये कहानी समाज सुधार के लिए कितनी जरूरी मानी गई थी। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे कहानी के अंदर चलते हैं। भाग 3, पारिवारिक संघर्ष और पात्र। देखते हैं कि इस किताब के पन्नों में आखिर ड्रामा क्या चल रहा था। कहानी पूरी तरह से सर्वसुख नाम के एक अग्रवाल बनिए के परिवार पर टिकी है। सर्वसुख बचपन में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शून्य से शुरुआत की, खूब मेहनत की और बहुत सी धन दौलत इकट्ठी कर ली। अब उनके परिवार में 2 बेटियां हैं, पार्वती और सुखदई, और 2 बेटे हैं, दौलतराम और छोटे लाल। एकदम आम सा परिवार लगता है ना, लेकिन रुकिए, इस घर का जो असली तनाव है वो 2 बहुओं के बीच के गजब के विरोधाभास पर टिका है। एक तरफ है बड़े बेटे की पत्नी यानी जेठानी, जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु और झगड़ालू है। वहीं दूसरी तरफ है छोटे बेटे की पत्नी आनंदी यानी देवरानी, जो पढ़ी लिखी है, समझदार है और काफी प्रगतिशील विचारों वाली है। ये सिर्फ 2 औरतों का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे अशिक्षा बनाम शिक्षा का एक वैचारिक युद्ध है। कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जेठानी का लालच इस कदर बढ़ जाता है कि घर का बंटवारा करना पड़ता है। लेकिन ये कोई आम बंटवारा नहीं था। जेठानी के स्वार्थ की हद देखिए। वो बंटवारे के दौरान घर की खिड़कियों के किवाड़ और चौखट तक उखाड़कर अपने साथ ले जाती है। स्वार्थ और ईर्ष्या का इतना तीखा और असली चित्रण पढ़कर कोई भी हैरान रह जाए। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, पुनर्जागरण और समाज। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि 1870 के भारत की कहानी थी। पंडित गौरी दत्त जी ने बहुत ही चतुराई से इस घरेलू कहानी को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया। घर की लड़ाई के बहाने उन्होंने उस दौर की बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार कर दिया।
उन्होंने खुलकर स्त्री शिक्षा की वकालत की, बाल विवाह का विरोध किया, शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची, गहनों के प्रति लोगों के अंधे पागलपन और घर के बुजुर्गों की समस्याओं पर बहुत ही गहरी और तीखी चोट की। किताब में एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है। जब छोटे बेटे नन्हे की सगाई की बात आती है तो जवाब मिलता है, 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह करेंगे। 1870 के दशक में जब छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देना आम बात थी, तब इस तरह से बाल विवाह को नकार देना, और वो भी एक किताब में, ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 5, भाषा और साहित्यिक महत्व। प्लॉट तो मजेदार है ही, लेकिन इसकी भाषा भी किसी अजूबे से कम नहीं है। गौरी दत्त जी चाहते थे कि ये कहानी आम लोगों तक पहुंचे, इसीलिए उन्होंने इसे उसी कच्ची आम बोलचाल की भाषा में लिखा जो उस वक्त सड़कों और घरों में बोली जाती थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, पूरी किताब में आपको विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स लगभग न के बराबर मिलेंगे। मात्राओं का इस्तेमाल भी एकदम कम किया गया है, लेकिन मुहावरों का ऐसा भरपूर और सटीक इस्तेमाल है कि पढ़ते वक्त लगता है जैसे कोई आपके सामने बैठकर ही पूरी कहानी सुना रहा हो। साहित्यिक विद्वानों का मानना है कि अगर हमें आज से 150 साल पहले के भारत के संक्रमण काल को समझना है, यानी वो समय जब पुराने रीति रिवाज टूट रहे थे और नई सोच अपनी जगह बना रही थी, तो देवरानी जेठानी की कहानी से बेहतरीन कोई दूसरा टाइम कैप्सूल नहीं हो सकता। ये 19वीं सदी की सोच का एकदम परफेक्ट आईना है। तो हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। 150 साल पहले गौरी दत्त जी ने शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार के जिन मुद्दों को उठाया था, क्या वे आज हमारे आधुनिक समाज में पूरी तरह से सुलझ चुके हैं, या फिर वही ईर्ष्या, वही लालच और वैसी ही कुछ कमियां आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? जरा सोचिएगा जरूर।